हेलो बच्चे लोग, देखो तुमने अभी तक जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा और तुमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा। आज जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तुमने सारी चीज़ें सीख ली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीख ली, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सीख ली, रिलेशनशिप सीख लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी के केस में, यानी कि जहाँ पर हम सैटिस्फैक्शन को नंबर्स दे सकते हैं। मार्शल का जो अप्रोच है उसको तुमने सीख लिया। 1 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे और 2 कमोडिटीज़ के केस में इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे। आज जो तुम पढ़ने वाले हो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी इसको हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकता है, रैंक कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, मतलब उसको क्या सेटिस्फेक्शन हुई उसको वो उसकी रैंकिंग कर सकता है, उसका वो ऑर्डर दे सकता है, क्रम बना सकता है वो कि हाँ इससे ज़्यादा मिला, इससे थोड़ा कम मिला, इससे थोड़ा कम मिला, ऐसे कर सकता है। तो तुम जानते हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कंज्यूमर को जहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। तो इसी अप्रोच को हम तुमको आज सिखाएंगे और इसको हम सिखाएंगे इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि मान लो 2 हमने गुड्स ले लिए, हमारे पास में एक फंड है, पैसा है, या चलो फंड को, पैसे को अभी साइड में रखते हैं। अभी इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास में 2 गुड्स है और उन 2 गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, हर कॉम्बिनेशन तुमको इक्वली पसंद है। ठीक है, इक्वली पसंद है, उसको ही हम कहते हैं इंडिफरेंस। यानी कि यू आर क्वाइट इंडिफरेंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस यू लाइक इक्वली। तो जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उसको तुम इक्वली पसंद करते हो, इक्वली तुमको सेटिस्फेक्शन मिलती है या तुम इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो। और जैसे कि मैंने तुमको बताया, ऑर्डिनल का मतलब हो गया ऑर्डर देना, यानी ऑर्डर उसको डिटरमिन करना किस ऑर्डर में है, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है या क्या उसकी रैंकिंग है, ऐसे तुम दे सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट को, जब कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ये समझा गया कि भाई ये तो कैसे तुम दे सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव तुम कैसे दे सकते हो, कैसे नंबर्स दे सकते हो यार, तुम किसी सेटिस्फेक्शन को नंबर में कैसे तौल सकते हो, क्वांटिटेटिव टर्म में कैसे तौल सकते हो। इसको तो क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं, सब्जेक्टिव टर्म में तौलना चाहिए। ये तो मन का विषय है और मन तो मन है, इसका क्या, ये तो बदलता रहता है, कभी कुछ। अपना मन दूसरे के मन से अलग भी हो सकता है। तो ये मन का खेल जो है, इसलिए मन के खेल को मन के हिसाब से ही समझे। हम कहते हैं ये मेरे को बड़ी खूबसूरत लगती है, तो ये खूबसूरत जो लगती है ना, तो उससे ज़्यादा ये खूबसूरत है, अरे इससे ज़्यादा तो ये मन के भाव हैं तुम्हारे। तुम हो सकता है जिसको आज तुमने सेकंड किया है उसको तुम कल फर्स्ट कर दो। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है मन जो होता है, इंसान का मन ऐसा होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का जो मेजरमेंट होता है कुछ इस तरीके का होता है। इस सोच के साथ जो है ना, एच जे हिक्स साहब आए और उन्होंने अपना थ्योरी दी है। इसलिए इस अप्रोच को हम हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं। और हमेशा की तरह तुम्हारे लिए मैं टेक्स्ट भी लेके आया हूँ जिसके थ्रू मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये सामने जब टेक्स्ट होता है ना तो तुम उसको अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो। मैंने लिखा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी इसको, या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी इसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा परिचय हम तुमको इससे करवा दें। जैसे मैंने बोला, मैंने साथ में कुछ कहा भी है, तो कहने के साथ साथ तुमको जो है यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रोफेसर J.R. हिक्स क्रिटिसाइज द यूटिलिटी अप्रोच एज अनरियलिस्टिक बिकॉज सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव फिनोमेनॉन एंड सो इट कैन नेवर बी मेजर्ड प्रिसाइजली। क्वांटिटेटिव टर्म में इसको मेजर नहीं किया जा सकता। सो ही देयरफॉर प्रेजेंटेड एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक नोन एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फाइन, अब इसका बेसिस क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द assumption that every consumer has a scale of preference in the form of assigning
ranks. Like I said to you, like first, second, third, whatever rank he is willing to give to a particular type of commodity or particular type of event, क्या rank वो देता है. So to different combinations of two goods called bundle. अब जो combination होगा दो goods का उसको हम क्या बोलेंगे, bundle बोलेंगे. ठीक है, bundle समझ रहे हो. Can tell which bundle he likes most. किस bundle को वो ज़्यादा पसंद करता है. अच्छा, इसके मीनिंग की बात करते हैं. अब इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है दोस्त? क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली ऐसा कर्व होता है. देखो मैं तुमको छोटा सा यहाँ पर कर्व बना करके दिखा देता हूँ. कुछ इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होता है और उसमें ये होता है कि देखो यार, जो भी इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही है कि चाहे कॉम्बिनेशन कोई भी हो, तुम्हारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन है. चाहे तुम पॉइंट ए ले लो, चाहे तुम पॉइंट बी ले लो, चाहे तुम पॉइंट सी ले लो, हर पॉइंट पे जो कॉम्बिनेशन है, मान लो यहाँ पर x लेते हो और यहाँ पे y लेते हो, तो ये y हो गया और ये x हो गया. मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, y2 है, ऐसे ही करके मान लेते हैं. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन जो भी इस कर्व के ऊपर है, इस कर्व, ये कर्व जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना दोनों को भी कमोडिटी का, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर को देता है. इसलिए इसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. और हम ऐसा कहते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, इंडिफरेंट. एंड वट एवर कॉम्बिनेशन इज ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व, द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट ऑफ इट. यानी ही हैज़, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम ये दे दो, चाहे वो दे दो, चाहे वो दे दो. इज डिराइविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, is deriving equal satisfaction from all the combinations on this particular curve. तो वो मैंने तुमको लिख के बताने की कोशिश की है कि when consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him same satisfaction. The graphical representation of such combination is termed as indifference curve. जैसे मैंने यहाँ पर graphically तुमको represent करके बताया. आगे भी यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना करके रखा हुआ है, दिखाऊंगा. An indifference curve is a curve that shows all those combinations या bundles of two goods which give equal satisfaction to the consumer. यानी consumer को equal satisfaction देता है. अब इसके बाद मैंने एक टेबल लिया हुआ है, इस टेबल के थ्रू तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो ये तुम्हारे लिए इंडिफरेंस शेड्यूल है. इस शेड्यूल को तुम देखोगे, हमने क्या किया, 4 कॉम्बिनेशन ले लिए, A B C D कॉम्बिनेशन ले लिया. कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिया, 2 कमोडिटी ले लिए, गुड x ले लिया और गुड y मैंने ले लिया. ठीक है, गुड x ले लिया और गुड y ले लिया. अब मैं इस कॉम्बिनेशन में क्या देख रहा हूँ, लेट मी चेंज द इंक, कलर ऑफ द इंक. ओके, नाउ सी गुड x, देयर इज, ये कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का, ये 2 4 का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये 3 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया और ये 4 1 का कॉम्बिनेशन ले लिया. हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कंज्यूमर जो है वो इक्वली सेटिस्फाइड है. इसको इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे तो ही इज़ फीलिंग द सेम, ही इज़ हैविंग द सेम फीलिंग फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस. ही डजंट हैव एनी अदर फीलिंग फॉर दीज कॉम्बिनेशंस, सेम फीलिंग. नाउ ये कॉम्बिनेशन तुमने देखे 1 8 2 4 3 2 और 4 1 का ये कॉम्बिनेशन है. ये जो भी कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. देखो तो इस जो ये तुम टेबल देख रहे हो, इसमें हो ये रहा है 1 2 3 4 और यहाँ पर y जो है वो घट रहा, 8 4 2 1 ऐसा हो रहा है, घट रहा है. ऐसा हम क्यों होने दे रहे हैं? देखो भाई साहब, जो पहला है ये जो कॉम्बिनेशन वो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी 1 x और 8 y, बहुत सेटिस्फेक्शन है इसको. फिर कहता है कि अगर तुम मेरे को 2 और 4 भी दो तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, तुम मुझे 3 और 2 दो तब भी मैं इक्वली सेटिस्फाइड हूँ, मेरे सेटिस्फेक्शन में कोई अंतर नहीं आ रहा. अब यहाँ पर क्या देखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है. यहाँ बढ़ा कितना, +1 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ घटा कितना, -4 घटा. फिर देखो, फिर ये +1 हुआ, लेकिन यहाँ पर घटा कितना, -2. ऐसा क्यों हो रहा है बंधु? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्स्ट्रा x को लेने के लिए वो इतना उतावला है कि वो 4 y छोड़ देगा. तो x का मेरे को ज़्यादा चाहिए, ठीक, तो 4 y छोड़ देगा.
फिर कहता है कि मैं एक अगला x और लूँगा, तो नहीं, अब थोड़ा थोड़ा मेरा x से मन भर गया है, तो अब मेरा उतना उतावलापन नहीं है, मैं इतना उतावला नहीं हूँ। इसको तुम प्रैक्टिकली जोड़ के देखो, मैं अब इतना उतावला नहीं हूँ कि यार मैं आइसक्रीम को छोड़ के चॉकलेट ले लूँगा। कोई नहीं, ठीक है, आइसक्रीम छोड़ के 2 चॉकलेट ले लिए, 4 चॉकलेट ले लिए, 1 ले लिया, आइसक्रीम 4 छोड़ दिए, 1 चॉकलेट ले लिया, लेकिन दूसरी बारी तुमको कि 1 और चॉकलेट ले और 4 आइसक्रीम और छोड़ दे, कहोगे नहीं, अब नहीं, अब तो 1 अगर मैं चॉकलेट लूँगा एक्स्ट्रा तो आइसक्रीम में थोड़ा कम छोड़ूंगा यार। तो तुम यही काम कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 का ही है ना, और यहाँ कितने का देख रहे हो, सिर्फ 1 का है। बात समझ में आ रही है कि 1 और एक्स्ट्रा लोगे तो नहीं भैया, 1 से 1 ही छोड़ूंगा मैं, ज़्यादा नहीं। इस जो व्यवस्था होती है, ये जो सारा सिस्टम होता है या ये जो इवेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी 1 एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पर ये 4 छोड़ रहा है, दूसरी बारी ये सिर्फ 2 छोड़ रहा है, तीसरी बारी ये सिर्फ 1 छोड़ रहा है, मिल 1 एक्स्ट्रा ही रहा है, लेकिन ये छोड़ने की प्रक्रिया जो धीमे हो रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसा तुमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, तुमने वहाँ पर पढ़ा कि जैसे जैसे तुम 1 एक्स्ट्रा लेते जाते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारे लिए कम होती जाती है। तो यहाँ पर x की मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है ना, इसलिए x अब कम छोड़ोगे, मतलब y अब कम छोड़ोगे x को 1 एक्स्ट्रा x प्राप्त करने के लिए। ठीक है, टू गेट 1 more x you will tend to lose less of y now because x से सेटिस्फेक्शन तुम्हारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अब हो रहा है यार, अब नहीं, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने इस कॉलम में दिखाया है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। पहले वाले में तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर 4y 1x 2y 1x 1y 1x। अब यहाँ पर मैंने इसी को वर्ड में लिख दिया, मैंने कहा कि कॉम्बिनेशंस a b c and d ऑफ गुड x एंड y 1x + 8y 2x ये कॉम्बिनेशन है, गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड x एंड y। सो व्हेन दीज कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ध्यान से समझो, जब इन कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको एक कर्व मिलता है, जिस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। फाइन, अगर यहाँ पर आप देखो, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना है आपको। इस ग्राफ को मैं रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका आएगा, ऐसे आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन A है, ये कॉम्बिनेशन B है, ये कॉम्बिनेशन C है और ये कॉम्बिनेशन G है, A B C D। ठीक, और ये हो गया तुम्हारी IC, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर तुमने ले लिया गुड y, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये हो गया तुम्हारा गुड x। ठीक है, अब तुम ये जो भी कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, इस कॉम्बिनेशन में हर एक लेवल पे, चाहे वो पॉइंट तुम्हारा कोई भी पॉइंट हो, चाहे तुम्हारा पॉइंट A है, चाहे पॉइंट B है, चाहे पॉइंट C है, चाहे पॉइंट D है, हर लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेम है। और हर एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, इस पहले हम ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पहले ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पहले ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हम एक कर्व फ्री हैंड लेके जाएंगे, फ्री हैंड लेके जाएंगे। फ्री हैंड लेके जब हम जाएंगे तो जो शेप बनेगी उसको हम अगर यहाँ से देखें, ओरिजिन से देखें, तो इसकी शक्ल कैसी है, कन्वेक्स अगर हम इसको यहाँ से ज़ीरो से ओरिजिन से देखें तो ये कैसा दिखेगा, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन दिखेगा। और इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ओके, इस इंडिफरेंस कर्व के बाद हमको एक बात समझ में आती है, अगर मैं इस ग्राफ को ही, इस टेबल को ही देखूं तो मुझे क्या समझ में आती है, मुझे समझ में आती है कंज्यूमर को क्या प्रेफर्ड है। कंज्यूमर को प्रेफर्ड है भैया हमको वो कॉम्बिनेशन दे दो जिसमें कम से कम एक गुड तो ज़्यादा हो। इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे,
तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को समझेंगे कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। कंज्यूमर का जो रेशनल जो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को समझने के लिए सिंपल सी बात ये समझना है कि देखो कंज्यूमर जो होता है ना, जो रेशनल कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि मैं भैया इसका कम तो मेरे को नहीं चाहिए लेकिन वो वाला मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे वाले जो कॉम्बिनेशंस उसको मिलते जाएंगे, बंडल्स मिलते जाएंगे, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। इस पूरी घटना को, इस सारी सिचुएशंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक इफ़ एंड ओनली इफ़ बिटवीन टू बंडल्स, कंज्यूमर उसी को प्रेफर करता है, उसी बंडल को प्रेफर करता है विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड, यानी कम से कम एक गुड का तो ज़्यादा हो लेकिन दूसरे का भी कम ना हो, नो लेस ऑफ अदर गुड एज कम्पेयर टू द अदर बंडल्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखो बिटवीन बंडल्स 2x एंड 2y, 1x एंड 2y, 2x and 1y, 1x and 1y, the consumer will prefer only 2x plus 2y. Why? Because in other bundles, one or the other commodities are falling. He doesn't like that. Do you like that? You don't like that? कि मेरा वो तो वही रहे लेकिन दूसरा वाला घट जाए। नहीं, तुम क्या चाहते हो कि एक तो वही रहे लेकिन दूसरा वाला बढ़ जाए, वो मेरे को जो मिलेगा मैं उसमें ज़्यादा संतुष्ट हूँ। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नाउ इसके बाद हम तुमको समझने की कोशिश करते हैं इंडिफरेंस मैप। तुमने यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व देख लिया कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, यहाँ पर तुमने देख लिया। और तुमने यहाँ पर ये देखा कि देखो यार, ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में हमको हमारा जो भी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस हम कहते हैं किसको है, वो तुमने समझा। इंडिफरेंस कर्व भी तुमने समझा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस को तुमने समझा, और अब तुम इंडिफरेंस मैप को समझ लो। ये मैप क्या होता है? देखो एक ही एक्सिस पे ये जो x और y जो दो एक्सिस हैं, यानी हम कहते हैं कि अगर एक ही पेज पे, हम ये कहते हैं कि अगर एक ही पैनल पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आए, जैसे मैं ये कहता हूँ ये आ जाए, मैं कहता हूँ ये आ जाए, मैं कहता हूँ ये आ जाए, ऐसे इंडिफरेंस कर्व्स अगर एक ही पैनल पे आ जाए तो हम इसको कहेंगे इंडिफरेंस मैप। मेरे बच्चों बात समझ रहे हो? अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ। देखो यार, ये IC1 मान लो, IC1, ये IC2 और ये IC3 मान लो। अब तुम जरा एक सिचुएशन को समझने की चेष्टा करना बच्चों। ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन है, यहीं से हम चलते हैं यहाँ, ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, और यहीं से हम यहाँ चलते हैं, ये एक तीसरा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसको x1 बोलूँ, इसको x2 बोलूँ, और इसको मैं x3 बोलूँ, और इसको मैं y1 बोलूँ, तो मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पे मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? इस बात को ज़रा समझो। इस पॉइंट पे मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? x1 और y1। इस पॉइंट पे मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? x2 और y1। इस पॉइंट पे मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? x3 और y1। अब मुझे ये बताओ कि किस में x ज़्यादा है, कौन से में सबसे ज़्यादा x है? तो मेरा ये जो है ना, इस पे में सबसे ज़्यादा x है। यानी कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, किस बंडल को प्रेफर करेगा? इसको या इसको या इसको? कहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी? इस बंडल पे मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यस, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको इस बंडल पे मिलेगी। फाइन। और जैसे अभी भी मैंने बताया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर किस में ज़्यादा खुश होता है? जिसमें एक तो वही रहे लेकिन दूसरा उसको ज़्यादा मिले, तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इससे ज़्यादा IC1 से ज़्यादा IC2 पे मिलेगा सेटिस्फेक्शन, है ना? IC2 पे इसके मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और IC2 के मुकाबले IC3 पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब अगर मैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से मनुष्य के मस्तिष्क को देखूं, या उसकी सोच को या उसके मन को देखूं, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। तो तुम इससे ये एक चीज़ डिराइव कर सकते हो, एक थ्योरी डिराइव कर सकते हो कि इंडिफरेंस मैप में हायर इंडिफरेंस कर्व पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो क्या बता रहा है ये कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन।
हायर सेटिस्फैक्शन। ये बात समझ में आई? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मनुष्य जो है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को देखता है। मनुष्य का जो प्रेफरेंस होता है वो मोनोटोनिक होता है, यानी ही डज नॉट ही वांट्स व्हाट नो लेस ऑफ वन बट मोर ऑफ द अदर। तो द कॉम्बिनेशन विच गिव्स हिम दिस पर्टिकुलर थिंग ही गेट्स मोर सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो वहाँ उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने कर दिया, वैसे वो कर ही दिया है, ये सारे मैंने टेक्स्ट के तौर पे लिख दिया। इसके बाद बंधु हम लोग एक और कॉन्सेप्ट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बजट लाइन। ठीक है, तो बच्चों बजट लाइन का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसी में तुमको अपना काम करना है। फाइन। तो बजट लाइन का ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy with his entire income at the prevailing market prices. Anywhere on the budget line, consumer is spending his entire income either on single or both the goods. कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में x है, y है, 2 रुपये का मूल्य इसका, 4 का इसका, 20 रुपये टोटल तुम्हारे पास में। तो तुम क्या कर सकते हो, 10 × 10x ले सकते हो, 0y ले सकते हो, एक ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो देखो 20 हो रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम चलो यार तुम 8x और 1y ले सकते हो, तो तुम्हारा 20 रुपये हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से तुम 6x और 2y ले सकते हो, तुम्हारा 20 हो जाता है। तो ये इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जब तुम चलोगे तो तुम्हारा जैसे मान लो 4x ले लिया और 3y ले लिया, समझ गए। अब यहाँ पर तुम 2x ले सकते हो और 4y ले सकते हो, 0x 5y, ऐसे तुम ये जो कॉम्बिनेशन तुम्हारा बना, तुम देख रहे हो ना, ये जो कॉम्बिनेशन तुम्हारा बना, ये कॉम्बिनेशन क्या है, वो पूरे के पूरे इसमें तुम्हारे 20 रुपये कंज्यूम हो जाते हैं, सब में तुम्हारे 20 रुपये कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये जो बंडल्स है तुम्हारे, इसको हम बजट बंडल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बजट बंडल्स बोलते हैं। और इनकी मदद से जब तुम एक कर्व खींचते हो, यानी तुम एक मान लो यहाँ पर एक कर्व खींचते हो, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और बजट लाइन, इसको हम बोलेंगे क्या, बजट लाइन बोलेंगे। बजट लाइन देख रहे हो, वाई एक्सिस को भी वो टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी ये टच कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम पहला कॉम्बिनेशन ये देख रहे हो ना, जब तुम पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हो बंधु, इस पहले कॉम्बिनेशन में वाई क्या है, 0 है, और जब तुम दोस्त अंतिम कॉम्बिनेशन देखते हो ना, वहाँ पर भी 0x है। इसका मतलब है कि जो बजट लाइन है, ये जो बजट लाइन है जिसको हमने कहा BL यानी बजट लाइन, ये बजट लाइन एक्स एक्सिस को 0 पे भी टच कर सकती है, मतलब एक्स एक्सिस को भी टच करेगी और वाई एक्सिस को भी टच करेगी। कहने का मतलब बजट लाइन कैन हैव इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस बोथ, दोनों पर ही इंटरसेप्ट इसके हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे हमने एक को y को छोड़ते गए, x क्या होता गया, बढ़ता गया, या x को छोड़ते गए y जो है वो बढ़ता गया। समझ में आ रही है? तभी तो हम ले सकते हैं। ठीक है, और चूंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, x और y के बीच में इन्वर्स, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इसलिए ये जो ग्राफ होता है, ये जो डायग्राम होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बहुत शुरुआत में मैंने बताया था, जब भी कभी कोई कर्व या ग्राफ खींचो, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब हमेशा होता है, जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है उसका मतलब होता है कि यार ये जो है ना इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर इस बात को बताने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने बजट लाइन ले लिया। तुमने बजट में एक चीज़ देखा, मैंने x और y को लिया था, तो तुमने x और y में क्या देखा था बच्चों? तुमने x और y में क्या चीज़ देखी थी? तुमने देखा था कि यार ये 2 रुपये का था और ये 4 रुपये का था, मेरे पास 20 रुपये थे, है ना। मैंने अभी पीछे क्या कहा था तुमको कि ये 10x ले लो और ये 0y हो जाएगा। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये जो 10 है और ये x है, यहाँ पर मैंने 10, ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो px, ठीक है ना, या p1x ले लो, प्लस ले लो, या इसको ऐसे लिखो यार, इसको छोड़ो, तुम इसको ऐसे लिखो,
ये पी एक्स है और ये पी वाई। तुम यहाँ लिख सकते हो ना पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम। ये तुम्हारा बजट इक्वेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो ये तुम्हारा बजट इक्वेशन हो सकता है। क्या कहा मैंने बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने ले लिया प्राइस ऑफ एक्स ₹2 और प्राइस ऑफ एक्स ₹4 और तुम्हारा बजट कितने का है? 20 रुपये का तुम्हारा बजट है टोटल। तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 10x और 0y हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बदलता जाएगा, लेकिन तुम्हारा बजट के बराबर ये होगा। ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारे बजट के बराबर ही होगा। अब देखो मैंने कहा 10x प्लस 0y। अब दोस्त यहाँ पर तुम ये कर सकते हो, ये 10 माने क्या हो गया? 10 इज द क्वांटिटी ऑफ x एंड x इज व्हाट द प्राइस ऑफ x, सो 10x, राइट। तो px और qx ले सकते हो, है ना। px माने 2 रुपये हो गए और qx माने 10x हो गया। प्लस तुम क्या कर सकते हो, तो तुम जो है प्लस तुम क्या कर सकते हो, तो py है, py कितना है? 4 है, लेकिन qy कितना है? 0 है। अब अगर तुम इसको देखो तो 2 10 जा 20 और प्लस 0 कितना हो गया? ये 20 हो गया। ये तुम्हारे बजट के बराबर हो गया। तो तुम्हारा बजट इक्वेशन क्या हो सकता है? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है P1x प्लस P2y इज इक्वल टू एम लिख दिया है। मैंने उसको दूसरे तरीके से भी दिखा दिया आपको, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम। ऐसे आपका बजट इक्वेशन हो सकता है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की, ये जो ए बी है ये तुम्हारा बजट लाइन है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर तुम ये देख रहे हो कि ये जो तुम्हारी बजट लाइन है इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप को समझो। बजट लाइन की स्लोप जो है वो है पी एक्स अपॉन पी वाई। हमेशा याद रखना, बजट लाइन की जो स्लोप होती है ना वो क्या होती है? पी एक्स अपॉन पी वाई। दोनों के प्राइसेस के बीच जो डिफरेंस होता है या दोनों के प्राइसेस के बीच का जो रेशियो होता है ना, हम उसको ही स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सो व्हाट आई हैव टेकन px is ₹2 and py is ₹4. It is 1:2. So the budget line is 1:2. इस बजट लाइन को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, बिकॉज द टू गुड्स कैन बी एक्सचेंज एट दिस रेट गिवन देयर प्राइसेज इन दी मार्केट। यानी ये दोनों गुड्स इस रेट पे जो है एक्सचेंज हो सकती है जिस हिसाब से इनके प्राइसेस हैं मार्केट में, इसलिए हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज स्लोप ऑफ बजट लाइन विच इज अ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स टू प्राइस ऑफ गुड वाई। तो ध्यान में क्या रखना, एमआरई क्या बोलते हैं इसको? हम एमआरई बोलते हैं, शॉर्ट में एमआरई बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज या मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक गुड हटाएंगे तो दूसरा कितना मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। और इसको अगर मार्केट के हिसाब से सोचना चाहो तो ये कहोगे कि मार्केट में जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस हिसाब से हम लोग मार्केट में जो है इसको इस रेशियो में हम इसको खरीद बेच सकते हैं, ठीक है ना। सो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द टू गुड्स कैन बी एक्सचेंज्ड एट दिस रेट। इस रेट पे दोनों गुड्स जो हो सकते हैं वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं मार्केट में, इसलिए मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कमोडिटी एक्स की जो एक्स्ट्रा है वो कमोडिटी वाई के कितने जाने से या कितने आने से आप कर सकते हो, उसका रेशियो क्या होगा, तो इसलिए हम उसको मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज करते हैं। जो भी हो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज हो तो स्लोप क्या होगा, इसको हम एमआरई भी बोल सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं कि स्लोप जो बजट लाइन का होगा दैट विल बी पी एक्स पी वाई और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट सेट के बारे में समझते हैं। दोस्त बजट सेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। जो तुम्हारा बजट है ना, जो तुम्हारा बजट है उस बजट के अंदर जितनी सारी कॉम्बिनेशंस में गुड्स तुम ले सको, जितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सबको हम बजट सेट बोलते हैं। दो चीज़ें ध्यान में रखना है, एक है बजट बंडल, यानी कि तुम्हारे बजट में तुम्हारा जो बजट है यानी उसमें बजट पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, उस बेसिस पर जो बंडल्स बनेंगे दो कमोडिटीज़ के उसको हम बोलेंगे बजट बंडल। और बजट सेट का मतलब है कि तुम्हारा 20 का बजट है, उसके अंदर कहीं भी उसमें पैसे तुम्हारे बच भी जाए, ठीक है ना, वहाँ पर तुम्हारे पैसे
बच भी जाए तो उन सारे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा दो गुड्स का उसको हम बोलेंगे बजट सेट। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात समझने की कोशिश यहाँ पर करना जो मैं यहाँ तुमको बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी पिछले एग्जांपल में लिया कि 20 रुपये तुम्हारे पास में है और x और y का कॉम्बिनेशन तुम क्या रख सकते हो, ये 2 रुपये है और ये 4 रुपये का है। तो तुम ये रख लो तुम ये 8 ले लो, ठीक है, 8x ले लो और ये तुम 1y ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो 6x ले लो और 1y ले लो। अब ये कितना हुआ, 6 2 जा 12 और 4 16। अब देखो ये 20 रुपये से कम में हो गया। ये कॉम्बिनेशन भी तुम ले सकते हो, ठीक है। तुम ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो 5x और 2y, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो गया, 10 और 8 18 रुपीज़ हो गया। तो तुम यानी 20 के अंदर जितने भी सेट्स बनेंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस बनेगा ना, तुम उसको बजट सेट बोलोगे, राइट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसमें बेटा सीखने की कोशिश करो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिंपल है यार, दो गुड्स हैं, दो गुड्स में से एक को हटाते हो, दूसरे की एक लेते हो, है ना। what you are doing, you are losing one of the commodity, whatever the amount, whatever the quantity of that commodity you are losing, and in return to that you are getting one commodity of one unit of a particular commodity. So if you are losing, say suppose 3 units of commodity X, commodity Y, and you are getting 1 unit of commodity X, the ratio of these two is what called MRS, marginal rate of substitution, correct. So इसको देखोगे, is the slope of it is substitution refers to the rate at which consumer is willing to give up amount of other good to obtain one extra unit of the goods in question without affecting total satisfaction. This point is very very important. Without affecting total satisfaction, total satisfaction affect नहीं होना चाहिए, satisfaction level same होगा। वही इंडिफरेंस कर्व की कहानी मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर तुम देखोगे, और उसके बाद मैंने ये कहा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच मेजर्स यूनिट सैक्रिफाइड ऑफ गुड वाई टू गेन एंड 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी गुड वाई की कितनी यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करी अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो तुम कहते हो कि नहीं भैया मैं इसका ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, है ना, मेरा इससे अब मन भर गया है। अब शुरुआत में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स लेने के लिए वाई ज़्यादा छोड़ते हो, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाई को लूज़ करने की जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है या वाई को लूज़ करने की जो तुम्हारा मन है ना, वो कम होता जाता है, क्योंकि तुमको तो अब एक्स में भी इतना कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, क्योंकि तुम एक्स का तो है, तुमको टेस्ट पता चल गया, ठीक है। सो द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज MRS XY ऑफ गुड X फॉर Y। ये ध्यान में रखना है, X MRS X ऑफ गुड X फॉर Y, यानी X की एक कमोडिटी लेने के लिए Y कितना छोड़ते हो। तो यहाँ पर जो X है ना, ये गेन हो रहा है पहले जो लिखोगे, और ये Y क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। MRS XY, सो सिम्बॉलिकली MRS XY इज लॉस ऑफ गुड Y अपॉन गेन ऑफ गुड X। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। MRS X कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बिलो फिगर। यहाँ पर देखो, फिगर देखो तुम, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको रिप्रोड्यूस कर देता हूँ, इस फिगर को दोबारा से बना देता हूँ। देखो ये तुम्हारा IC हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पर ये हो गया और ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ जो है ना, ये तुम्हारा डेल्टा Y है, और ये तुम्हारा जो है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा X है। यानी यहाँ X बढ़ रहा है और यहाँ Y क्या हो रही है, घट रही है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो पॉइंट A है और B है, ये जो कर्व है ना, ये MRS, ये जो स्लोप है ना, ये MRS की वजह से ये स्लोप है। यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा Y डिवाइडेड बाई डेल्टा X। गॉट द पॉइंट? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, वेरी गुड, गुड बॉयज़, बहुत अच्छी बात है बेटा। बहुत ही आसान है, कर्व ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, घबराना मत।
क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बगैर कर्व के कोई काम नहीं होता, कर्व तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया। मैंने कहा कि देखो AC अपॉन, यहाँ मैंने इसको इसमें AC लिख दिया और ये CB हो गया, तो यहाँ लिखा मैंने AC अपॉन CB, हमारे XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा X और AC अपॉन CB, ये जो है ना इसको AC और ये CB हो गया। AC अपॉन CB द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू MRS XY। ठीक है, as the consumer gets more and more units of X, marginal utility of good X goes on falling with every increase in units of good X। पहली ये बात पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक, दूसरी बात, साइमल्टेनियसली द कंज्यूमर इज लेफ्ट विद लेसर यूनिट्स ऑफ गुड Y। तो जैसे ही Y छोड़ोगे X लोगे तो लेसर यूनिट ऑफ गुड Y रहेगा। अब तुम Y को भी ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहोगे X के लिए, एक X के लिए, सो मार्जिनल यूटिलिटी Y की क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि Y घट रहा है तो बढ़ेगी। Therefore, he is willing to give up lesser quantity of good Y for obtaining additional unit of good X। इसलिए MRS diminishes along an indifference curve when we move from upwards to downward। जैसे इसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे MRS आपकी घटती चली जाएगी, और इसलिए जो डिमिनिशिंग MRS होते हैं, इसलिए इसका जो कर्व का शेप होता है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कुछ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को हमने लिखा। मैंने कहा इंडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये भी हम बता चुके हैं कि कंज्यूमर जैसे ही एक गुड लेगा, दूसरा जो है वो एक गुड का एक्स्ट्रा एक लेगा तो दूसरा छोड़ेगा, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उस दोनों एक्सिस के बीच में क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन है, और इस वजह से जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये तुमको मैं इंडिफरेंस मैप में बता चुका हूँ। वेरी गुड, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये बात समझने वाली है कि ये इंडिफरेंस कर्व, ये बात समझने वाली है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कुछ इस तरीके की शक्ल जो है ना, ये इंडिफरेंस कर्व कभी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, उसको मैं तुमको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। देखो ये मैंने लिखा, यहाँ देखो, वी हैव टू इंडिफरेंस कर्व्स दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, है ना। इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन बंडल्स ए एंड बंडल बी एज दे लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC1। तो बंडल ए हो चाहे बंडल बी हो, IC1 पर ही दोनों ही पॉइंट्स ए और बी दोनों ही हैं, इसलिए ए और बी दोनों में जो है कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है, वो इंडिफरेंट है। दूसरी बात हमने कहा कि सिमिलरली द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन बंडल्स सी एंड बी बिकॉज सी बी IC2 पर भी पोजिशन है। इसका मतलब ये हो गया कि बंडल ए और सी, यानी ए और सी दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन तुमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर जो ए है वो हायर है सी से, ए जो है वो हायर है सी से, तो ए पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सी पे कम होना चाहिए। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो तुम ये कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इट मे बी कंक्लूडेड दैट टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ contradiction it may be concluded that two IC curve can never intersect each other। क्या लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो can never intersect each other। देखो बंधु, ऐसे मैंने लिख दिया, तुम लाइन में लिखोगे फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इट मे बी कंक्लूडेड दैट टू IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इंडिफरेंस कर्व्स के कुछ अजम्पशंस को देखिए कि इंडिफरेंस कर्व का क्या अजम्पशन है। तो
अजम्पशंस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अजम्पशंस को। ऑलराइट, तो अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। क्या अजम्पशन है सर? अजम्पशन ये है कि कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि इट इज़ अज्यूम दैट देखो, अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व को देखोगे, यानी इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस के बारे में जानने की कोशिश करोगे। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशंस। इसके अजम्पशंस हैं कुछ, और ये अजम्पशंस जो हैं बंधु, एक मिनट रुक जाओ, मुझे पेन की इंक को बदल लेने दो। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशंस। क्या क्या कहता है? पहला अजम्पशन क्या है? देखो बच्चों, पहला अजम्पशन, इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन टू गुड्स गिवन द मार्केट प्राइसेज ऑफ गुड्स। यानी कि मतलब ये है कि तुमको जितने भी पैसे हैं सारे के सारे खर्च करने हैं इन्हीं दो कमोडिटीज़ के ऊपर में। दूसरी बात, इट इज़ अज्यूम दैट, दूसरा अजम्पशन क्या है कि इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी, यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे कंज्यूमर पहुंचा नहीं है। सो ही ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ बोथ दी कमोडिटीज़, वो हमेशा मोर ऑफ बोथ दी कमोडिटी चाहता है, यानी दोनों ही कमोडिटीज़ की ज़्यादा वो चाहता है। ठीक। तीसरी बात, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स। अपने सेटिस्फेक्शन को वो रैंक कर सकता है, रैंक मतलब ऑर्डर दे सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे रैंकिंग कर सकता है। इट इज़ अज्यूम दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिमिनिशिंग, ये भी मान के चलिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। दूसरी बात, कंज्यूमर एक रेशनल पर्सन है और वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ 5 अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये अजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे। और इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ थी, उस प्रॉपर्टीज़ में सारी प्रॉपर्टीज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना जहाँ एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्ड, ये लाइन जो है ना लास्ट में लिख दीजिएगा, इससे प्रूव होता है कि जो है दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में, बजट सेट के बारे में, बंडल्स के बारे में, एमआरएस के बारे में, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में, स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।